नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मौर्यों से पूर्व विदेशी आक्रमण। मगध में मैंने आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश कंप्लीट करा दिया था और इसके बाद मुझे पढ़ाना था मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश से पहले नंद वंश के समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी तथा यूनानियों के। तो आज मैं आपको वही आक्रमण पढ़ाने जा रही हूँ, ईरानी तथा यूनानी आक्रमण। तो आइए देख लेते हैं ईरानी तथा यूनानी आक्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के पश्चात राजनीतिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। जो 16 महाजनपद थे वो एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आया। मगध बिहार में स्थित था और वह अपना प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ाते जा रहा था। लेकिन उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कोई भी मजबूत शासन नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राजा शासन कर रहे थे जो सही तरीके से शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे। तो इसीलिए इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से विदेशी भारत में प्रवेश करते हैं और जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो ईरानी हो या यूनानी हो या फिर मुगल हो या अंग्रेज हो, सभी के सभी उत्तरी पश्चिमी मार्ग से भारत आते हैं। तो भारत में आक्रमण करने वाले जो सबसे पहले विदेशी थे वो कौन थे? ईरानी थे और उसके बाद यूनानी। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण को देख लेते हैं। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा होता है। ईरान में हकामनी वंश शासन कर रहा था और इसके संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने भारत में पहला आक्रमण किया, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। ये भारत की सीमाओं से ही वापस चले गए थे। साइरस द्वितीय के बाद दूसरा जो आक्रमणकारी था वो था दारा प्रथम, या फिर जिसे हम डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ये पहला सफल विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था, इसे कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन दारा प्रथम ने जब आक्रमण किया तो इसे सफलता मिली थी, इसीलिए ये पहला सफल विदेशी आक्रमणकारी कहलाता है। तो दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र का गांधार जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया और गांधार क्षेत्र को जीत लिया और इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और गांधार को इसने अपना 20वां प्रांत बना लिया। उसके पास कुल 23 प्रांत थे और उनमें जो 20वां प्रांत बनाया था उसने वो किसको बनाया था? गांधार को बनाया था। तो गांधार में जब उसने आक्रमण किया था तो वहां से उसे बड़ी मात्रा में मुद्रा प्राप्त हुई, धन की प्राप्ति हुई और यहाँ से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी। बाद में हकामनी वंश के अन्य शासकों ने भी भारत में अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हकामनी वंश का पतन ईरान में होने लगा था। इसलिए हकामनी वंश के शासकों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब ईरानी आए तो भारत आक्रमण के उद्देश्य से थे और इनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो जब ईरानी भारत आए थे तो इन्होंने भारत में अपना प्रभाव भी छोड़ा था। तो आइए देख लेते हैं कि इनका भारत में क्या प्रभाव पड़ा था। पहला प्रभाव देखिए क्या था कि ईरानियों के भारत में प्रवेश के साथ उनकी जो कला थी, जो संस्कृति थी, वो भारत में विकसित होने लगी। और दूसरा, ईरानियों की एक लिपि थी, अरामेइक लिपि। तो इस लिपि का प्रभाव भारत में बहुत ज्यादा पड़ा और भारत में एक नई लिपि, खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। इससे पहले भारत में ब्राह्मणी लिपि चला करती थी। इसके अलावा मौर्य कला पर भी ईरानी प्रभाव पड़ा, स्तंभ आदि पर। और इसके अलावा इराक के साथ आर्थिक संबंध भी बढ़े, भारत के व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा। ईरानियों के बाद कुछ यूनानी आक्रमण भी हुए भारत में। जैसे कि सबसे पहले जो आक्रमण था वो था फिलिप का। फिलिप सिकंदर का पिता था
और ये 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी कि यूनान का शासक था और इसने मकदूनिया को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। तो इसने आक्रमण किया था भारत में, लेकिन इसको कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पाई थी। इसकी मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हो गई थी और इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर का जो सपना था वो था विश्व विजेता बनने का, और इसी उद्देश्य से 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था अपने गुरु अरस्तु का आशीर्वाद लेकर। और विश्व विजेता बनने के लिए इसने कौन सा क्षेत्र चुना था? भारत को चुना था। तो ये पहुंचता है भारत हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए और पहुंचता है तक्षशिला। तक्षशिला के राजा आम्भी के साथ इसका युद्ध होता है और आम्भी आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के साथ वो सिकंदर को आगे के अभियान में सहायता देने की बात भी करता है। तो तक्षशिला के राजा आम्भी से आक्रमण हुआ और आम्भी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और आगे के युद्ध में सहायता देने के लिए भी वादा कर दिया। अब सिकंदर वहां से बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं पंजाब। पंजाब का शासक था पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच में भयानक युद्ध हुआ। पोरस ने सिकंदर का वीरता से सामना किया, लेकिन वो पराजित हो जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में पोरस हो जाता है पराजित, लेकिन पोरस की वीरता देखकर सिकंदर उसका साम्राज्य उसे वापस कर देता है। तो पंजाब से आगे की तरफ बढ़ता है सिकंदर और पहुंच जाते हैं व्यास नदी के तट पर, और सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। अब सिकंदर की सेना आगे युद्ध नहीं करना चाह रही थी। इसके भी बहुत सारे कारण थे कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाह रही थी। एक पहला कारण तो ये था कि यूनान से भारत आते आते वे कई सारे युद्ध लड़ चुके थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब उन्हें घर की याद भी आने लगी थी और अब वो वापस जाना चाहते थे। दूसरा कारण था कि जो भारत की जलवायु थी वो यूनान की जलवायु से बहुत ज़्यादा अलग थी और वहाँ के लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और तीसरा कारण ये भी था कि सिकंदर की सेना ने महसूस कर लिया था कि एक छोटे से राज्य पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध में इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी, तो आगे तो मगध जैसा साम्राज्य है और वहाँ पर धनानंद जैसा क्रूर शासक बैठा है, तो जब हम उससे युद्ध करेंगे तो हमारी कैसी कंडीशन होगी। तो इसीलिए सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, व्यास नदी को पार ही नहीं कर रही थी। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, लेकिन 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना भारत से वापस आ गई। सिकंदर 19 महीने तक भारत रुका था और 325 ईसा पूर्व में वह वापस यूनान आ गया था। यूनान वापस आते समय सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था, जल सेना और स्थल सेना। जल सेना का नेतृत्व निर्कायस नामक व्यक्ति कर रहा था और स्थल सेना का नेतृत्व स्वयं सिकंदर कर रहा था। तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस यूनान आ जाता है और 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब जब यूनानी भारत आए थे तो यूनानियों का भी भारत में प्रभाव पड़ा था। प्रभाव क्या पड़ा था? सिकंदर ने दो शहर बसाए थे यहाँ पर, एक तो निकैया और दूसरा बहुकेफला। निकैया उसने तब बसाया था जब उसने पोरस को जीता था, और बहुकेफला उसके प्रिय घोड़े का नाम था और युद्ध में उसके प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है और उसी की याद में वो बहुकेफला शहर को बसाता है। तो यूनानी जब भारत आए तो यूनानियों के साथ भी भारत का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।